Hi everyone, very good evening to all of you and welcome to Guru 365. मैं भारती कौशिक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बड़ी अच्छी चल रही होगी। आज माफी चाहूंगी कि मैं आप सबके कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगी, जैसा कि आप सब लोग समझ ही सकते होंगे कि मुझे किसी कारणवश जाना पड़ रहा है। लेकिन मैं चाहती थी कि हमारी पढ़ाई में बिल्कुल भी ब्रेक न लगे और हमारी पढ़ाई जैसे चलती है वैसे ही चलती रहे। तो आज मैंने सोचा है कि आपको कुछ ऐसा कराया जाए जो शायद आपने कभी भी नहीं पढ़ा मेरे ख्याल से, और अगर पढ़ा भी हो, है ना, तो शायद इतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा जो आज हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके लिए स्पेशली बनाई है कि अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो जी हाँ, ये क्लास आपके लिए है। ठीक है, सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। कैसे हैं आप सब, है ना? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारा परिवार बहुत जल्द 10,000 का हो सकता है, जिससे मेरा एक पड़ाव, पहला पड़ाव जो है वो पार हो जाएगा। वो मैं केवल आपके सपोर्ट के साथ ही कर सकती हूँ, उसके बिना नहीं कर सकती। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई भी टेलीग्राम चैनल है, कोई भी टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है, प्लीज उससे शेयर कीजिए। और आज की क्लास तो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये पता नहीं किसकी हेल्प करते हैं, राइट? ये ऐसी चीजें हैं जो जनरली बुक्स में भी आपको नहीं मिल पाती। ठीक है जी। सो आइए जी, फटाफट से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं माफी चाहूंगी थोड़ा सा, पर आइए शुरू करें। देखिए, सबसे पहले मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि अगर आगे चलने से पहले ही जरूरी सूचना दे देती हूँ कि अगर आप मुझसे अभी तक नहीं जुड़े हैं पीडीएफ लेने के लिए या लिंक लेने के लिए या कोई भी अपडेट पाने के लिए, तो प्लीज फटाफट से पहले टेलीग्राम चैनल बाय द नेम भारती कौशिक ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप पढ़ते हैं और पढ़ते टाइम आपका कोई भी एरर होता है, कोई भी डाउट होता है, तो आप प्लीज मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। एंड सबसे जरूरी चीज कि आपको अगर सेशन वाकई में लगे कि हाँ भाई ये बिल्कुल डिफरेंट था, ऐसा हमने पहले कभी नहीं पढ़ा, तो प्लीज जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप हमारे पेड बैचेस जो है वो लूसेंट लाइव ऐप पर ले सकते हैं, या टेस्ट सीरीज, जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि अभी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 799 चल रहा है और टेस्ट सीरीज सिर्फ 199 में मिल रही है। ठीक है जी। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, सीट पेट या कस के बांध लीजिए, हम अपना मनोविज्ञान का वायुयान उड़ाने जा रहे हैं। ठीक है जी। सो हियर वी गो। आइए, क्लास छोटी भले ही होगी लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि आप मुझे लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल माफी चाहूंगी कि आज मैं आप सबके समक्ष जो है वो कमेंट्स नहीं ले पा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहली चीज, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसा क्या है? तो आप एचटेट के प्रीवियस पेपर अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपने क्वेश्चन देखा होगा कि प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया, यानी कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, राइट? अब इस थ्योरी की अगर हम बात करें तो सारे बच्चों ने आंसर पे टिक कर दिया, स्किनर ने दिया, लेकिन माफ कीजिए, स्किनर ने ये सिद्धांत नहीं दिया। आज हम बिल्कुल वही पढ़ने वाले हैं जो आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं और अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, सो प्रबंधन का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, इसे प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं। द थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, इट वाज गिवन बाय ओनली एंड ओनली क्लार्क हल। ठीक है जी। तो क्लार्क हल ने ये सिद्धांत दिया था। अब हम इसकी पूरी डिटेल्स जान लेते हैं कि इस सिद्धांत में उन्होंने क्या क्या चीजें कही, जहां से अगर हमारा पीआरटी एग्जाम हो, टीजीटी लेवल हो या पीजीटी लेवल हो, तो क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सबसे पहले आपसे यदि पूछ लिया जाए, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर नामक किताब किसने लिखी, है ना? तो प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर नामक किताब आप कहेंगे कि जी 1935 में क्लार्क हल ने लिखी। ठीक है, अब 1935 में ये किताब लिखी गई और लगभग आप कह सकते हैं 1942 में ये थ्योरी दी गई। जी हाँ, वही थ्योरी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, चालक न्यूनता का सिद्धांत। ठीक है, फिर इस थ्योरी में थोड़ा सा संशोधन किया गया, यानी कि बाद में एक और बुक पब्लिश की गई जिसमें चूहे और बिल्ली पर प्रयोग करके दर्शाया गया कि हम कैसे इस चीज को प्रूव करना चाहते हैं कि लर्निंग कैसे होती है। बने रहिए और इसी प्रकार से समझिएगा और लास्ट में मुझे अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो सुनिए, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर नामक किताब जो है वो 1935 में सबसे पहले क्लार्क हल ने दी और उसके बाद 1942 में उन्होंने थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट यानी कि चालक न्यूनता का सिद्धांत दिया।
अब इस किताब में थोड़ा संशोधन किया गया, तो इसका नाम लिखा गया एसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार की जरूरत चीजें जो जो बहुत जरूरी हैं। ये किताब जो है वो 1951 में पब्लिश की गई और लगभग इस थ्योरी में जो संशोधन किया गया वो हमारे लिए 1953 में किया गया। अब आपसे कोई भी ईयर मुश्किल ही पूछेगा, लेकिन काफी बार ऐसे क्वेश्चंस मैंने एग्जाम में देखे हैं जहां से पूछ लिया जाता है कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर नामक किताब किसने लिखी है ना, तो तब अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट। आइए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि दिए गए सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है ना। तो आप दूसरा नाम भी तब बता पाएंगे जब आप वाकिफ होंगे, जब आपको पता होगा। तो सुनिए ध्यान से। सबसे पहले सिस्टमैटिक बिहेवियर थ्योरी, क्या बोलेंगे इसे? सिस्टमैटिक बिहेवियर थ्योरी। जी हाँ, सिस्टमैटिक बिहेवियर थ्योरी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप इसको कह सकते हैं चालक न्यूनता का सिद्धांत, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है और काफी पूछा भी जाता है। आप जब बहुत सारी बुक्स में से इसके बारे में पढ़ते हैं तो ज्यादातर यही लिखा होता है कि ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, है ना। क्या बोला जाता है इसे? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी यानी कि चालक न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया? आप कहेंगे कि जी चालक न्यूनता का सिद्धांत जो है वो क्लार्क हल ने दिया। अब समझिएगा कि ड्राइव होता क्या है। इसको आप प्रणोद भी कहते हैं, इसको आप अंतर्नोद भी कहते हैं, है ना। तो समझिएगा, देखिए मान लीजिए मैंने कहा कि मेरी कोई जरूरत है, जैसे भोजन मेरी जरूरत है, एचटेट क्वालिफाई करना मेरी जरूरत है, राइट, ये मेरी आवश्यकता है। परंतु जब मुझे भूख लग रही है, यानी कि अपनी जरूरत के लिए मैं बहुत ज्यादा व्याकुल हूँ, चिंता यानी कि चिंतन, एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, वो व्याकुलता बढ़ रही है। दैट मीन्स उसी व्याकुलता को, उसी सबसे अति आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा चिंतन वाली जो स्टेज है वो हमारी क्या हो जाएगी, यानी कि चिंता वाली स्टेज है, एंजाइटी वाली स्टेज है, उसी को हम क्या कह देंगे? ड्राइव कह देंगे, प्रणोद कह देंगे। जब भी कोई व्यक्ति भूखा होता है तो उसको लगता है कि भाई मैं बहुत सारा खाना खा लूं, मन कर रहा है, जैसे हम कभी बहुत क्रेविंग होती है, हम कहते हैं चलो भाई बाहर चलेंगे, है ना, खाना खाने चलेंगे, या फिर मुझे बहुत भूख लग रही है, मन कर रहा है कि 10 रोटी खा जाऊंगा, है ना। तो फिर जब हम खाना शुरू करते हैं, जैसे ही एक रोटी खाते हैं या 2 रोटी खाते हैं, फिर ऐसा क्यों लगता है कि बस हो गया, है ना, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो प्रणोद न्यूनता या चालक न्यूनता का मतलब ही यही है कि जब तक हमें नहीं मिलता तब तक हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा भूखे हैं और हमें चाहिए, ये हमारी जरूरत है। लेकिन जब वो चीज हमें मिलने लगती है तब धीरे धीरे हमें ऐसा लगता है हाँ बस इतने में काम चल जाएगा, राइट। तो ये सबसे जरूरी चीज है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? चालक न्यूनता का सिद्धांत। उम्मीद करती हूँ आपको आप इस बात से सहमत होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। प्लीज एक बार अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके मेरा मनोबल बढ़ाइए। अपने परिवार को जल्दी से 10,000 का कर लीजिए, ठीक है। तो पहला पड़ाव पार हो जाएगा। देखिए इसका दूसरा नाम जो है वो परिष्कार का सिद्धांत भी है, ठीक है जी। तो परिष्कार का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम, यानी कि आप कह सकते हैं रियलिस्टिक लर्निंग, ठीक है। यथार्थ अधिगम भी इसे बोलते हैं कि व्यक्ति इसी प्रकार से सीखता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो रीट के एग्जाम में भी पूछा गया था वो यही है कि गणितीय विगमन का सिद्धांत किसे कहते हैं। अब कोई सोचेगा कि यार गणितीय विगमन का सिद्धांत, ये तो हमने कभी भी नहीं सुना। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड टू मैथ्स एज वेल। क्यों? क्योंकि मैथ्स के लगभग आप कह सकते हो 17 नियम और 17 उपनियम इसी जो है सिद्धांत में प्रयोग किए गए या इसी सिद्धांत पे आधारित है, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको छोटा सा ब्रीफ कर देती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए नया है। ये टॉपिक मैं जानती हूँ कि आपको नहीं पता था या आपके जहन में भी नहीं था, बिल्कुल ध्यान में नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आज के दिन आपको ये सरप्राइज दिया जाए। जब क्वेश्चंस मैं रोज सॉल्व कराती हूँ रात 9 बजे तो एक अलग ही बात रहती है, तो मेरे पास समय का अभाव था तो आज सोचा क्यों ना आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ा दिया जाए। जरूर कॉमेंट करके बताइएगा मैंने ठीक किया ना, राइट। तो आज हम पढ़ रहे हैं चालक न्यूनता का सिद्धांत, और यह सिद्धांत प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया, और इन्होंने जो किताबें लिखी उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, या फिर आप कह सकते हैं क्या, तो आप कह सकते हैं एसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है जी। अभी हमने इस सिद्धांत के सिर्फ अलग अलग नाम जाने हैं, अभी तो पार्टी बाकी है, ठीक है। तो सुनिए, यहाँ पे आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई क्लार्क हल का जो सिद्धांत है, चालक न्यूनता का सिद्धांत या प्रबलन का सिद्धांत, है ना, ये सिद्धांत किसके नियमों पर आधारित है?
तो आप सब जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने लॉज ऑफ लर्निंग दिए, राइट। और लॉज ऑफ लर्निंग जो थॉर्नडाइक ने दिए उसमें उन्होंने कुछ प्रमुख नियम बताए और कुछ गौण नियम बताए, है ना। तो उन्होंने एक नियम दिया था, प्रमुख नियम में प्रभाव का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस को ध्यान में रखते हुए, यानी कि संतोष और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, और पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांत पर आधारित यह सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया था। इसका मतलब सबसे पहले अगर हम बात करें तो फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी रहे थॉर्नडाइक, और पावलोव ने नोबेल पुरस्कार जीता किसके लिए? कंडीशनिंग के लिए। तो लोग इन चीजों से बहुत प्रभावित हुए और इन्हीं के सिद्धांतों को आधार मान के उन्होंने आगे अपनी थ्योरीज दी। अब हमने जब भी पुनर्बलन का नाम सुना, हमारे जहन में तो हमेशा क्या बैठा हुआ है? स्किनर बैठा हुआ है ना। तो सुनिए, सबसे जरूरी चीज जो हमें अब तक नहीं ध्यान रहती है, स्किनर ने कहा था कि क्लार्क हल का जो सिद्धांत है वो अधिगम को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है, यानी कि अधिगम के लिए सबसे बेस्ट सिद्धांत है। तो हमेशा कंफ्यूजन ये रहती है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? तो पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया। तो पुनर्बलन अधिगम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, ये बात किसने कही थी? ये बात हमारी स्किनर ने कही थी। क्लियर है जी ये बात? आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमारा क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। तो क्लार्क हल का क्या कहना था वो सुनिए। क्लार्क हल ने मेन बात ये कही कि भाई SOR की मैं बात कहूंगा, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म, या रिस्पॉन्स की मैं बात कहूंगा, और इन्होंने इस सूत्र को यानी कि SOR सूत्र को बहुत ही ट्रेंडिंग कर दिया, बहुत ही प्रचलित कर दिया। हालांकि इन्होंने एक सूत्र दिया B इज इक्वल टू D इंटू H। अब B का मतलब क्या है? इनका कहना था कि बिहेवियर कैसे बनता है। इन्होंने कहा देखो, हमारी कुछ ड्राइव होती है और ड्राइव जब हमारी आदतों के साथ बनती है, यानी कि कंडीशनिंग हो जाती है, तब हमारा एक बिहेवियर बन जाता है। इसका मतलब आपकी जरूरत है HTET, और अब जब आपकी एग्जाम सिर पे आ गई है, आप एक प्रणोद के लेवल पे हैं, है ना, यानी कि आप ड्राइव के लेवल पे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ने की डाल ली हैबिट। और जानते हैं HTET को क्वालिफाई करने के लिए, अपनी ड्राइव को सेटिस्फाई करने के लिए, संतोष प्राप्त करने के लिए, जब आप अपनी हैबिट से तालमेल बिठाते हैं तो बनता है आपका बिहेवियर। तो आजकल आपका बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का हो गया होगा, आजकल आपका बिहेवियर सिर्फ पढ़ाई की बातों के लिए हो गया होगा। ठीक है जी, क्लियर है मेरी बात? तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क हल ने दिया। और अधिगम में पुनर्बलन को या प्रबलन को सबसे इंपॉर्टेंट बताने वाले व्यक्ति कौन थे? वो स्किनर थे। ठीक है जी, चलिए अब एक जरूरी चीज, आपको प्रबलन के सिद्धांत के बहुत सारे नाम मैंने बताए, हल के द्वारा लिखी गई किताबें भी मैंने बताई, लेकिन इसके अलावा हम कुछ और चीजें भी आज जान लेते हैं कि ये जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, है ना, इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, हमें ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि शैक्षिक उपयोगिता एक अध्यापक को जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको कहना चाहूंगी, बच्चों को प्रेरित करने के लिए, एक अध्यापक अपने बच्चों को प्रेरित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, प्रेरणा डालने के लिए, है ना, इस पर क्या करता है? इसका प्रयोग करता है। इसका मतलब ये सिद्धांत बच्चों की प्रेरणा पर बल डालता है। सबसे जरूरी चीज अगर मैं कहूं कि अगर बच्चों को आप प्रेरित करेंगे, जब बच्चा अभिप्रेरित होता है ना, तो धीरे धीरे सामाजिक विकास भी होता है। तो आप कहेंगे इसका प्रयोग करते हुए जब हम बच्चों में अच्छी आदतें डालते हैं, उनका व्यवहार बनाते हैं, तो सामाजिक व्यवहार सीखता है वो, राइट। अब सबसे एक और जरूरी चीज जो आवश्यकता पर है, तो याद रखिएगा, अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं ये क्वेश्चन बना दूं कि क्लार्क हल का पुनर्बलन का सिद्धांत इनमें से किस पर आधारित है। तो देखिए, चालक न्यूनता का सिद्धांत। और चालक यानी कि ड्राइव कब आता है? जब आवश्यकता होती है। मैंने अभिप्रेरणा चक्र में काफी बार आपको बताया है कि पहले नीड होती है, फिर अराउजल होता है, फिर ड्राइव होती है, फिर हम गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करते हैं, और एट द एंड हमें इंसेंटिव मिलता है, और इसी प्रकार से मोटिवेशन साइकिल जो है वो चलती है। तो यस, आप कह सकते हैं कि पुनर्बलन का सिद्धांत किस पर आधारित है? आवश्यकता पर आधारित है। क्लियर? और जरूरी चीज कि यह वैज्ञानिक तर्क पर आधारित है, क्योंकि ये बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि इंसान कोई भी काम तब करता है जब उसको किसी चीज की जरूरत होती है। राइट? एम आई क्लियर टू यू ऑल?
अच्छे से समझ में आ रही है सारी चीजें? पक्का? सो गए के खो गए? जल्दी बताओ, है ना? आज थोड़ी सी मुझे इस चीज की शर्म जरूर है, लेकिन मेरे लिए पढ़ाना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैं जैसी भी थी मैं आई और मैंने सीधा आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, है ना? और जल्दबाजी के लिए मैं माफी चाहूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो रोज रात 9 बजे पढ़ाई चल रही है ना, उसमें बिल्कुल भी खलल नहीं आना चाहिए। बाय हुक और बाय क्रुक हम कैसे भी करके इस बार अगर एचटेट 2024 में क्वालिफाई करेंगे तो आने वाली सभी भर्तियों में हम शामिल हो सकेंगे, एटलीस्ट हम प्रतिभागी हो सकेंगे, है ना? इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि देखिए, चैनल को जितना ज्यादा शेयर करेंगे, और आप अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरी उम्मीद करती हूँ कि कंटेंट तो आपने देख ही लिया होगा कि किस प्रकार का मैं आपको दे रही हूँ। अगर आपको बाकी चीजें भी एनालाइज करनी है तो आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और सारी वीडियोस देख लीजिए। अभी समय निकाल लीजिए, अभी समय है, फिर समय नहीं मिलेगा और फिर शायद समय चला ही जाएगा, तो फिर करेंगे क्या, राइट? तो अभी मौका है, अच्छे से तैयारी कीजिए, मॉक टेस्ट जरूर कीजिए, डेली बेसिस पे अपना स्कोर एनालिसिस कीजिए, घबराना बिल्कुल छोड़ दीजिए। और अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भी भरा है तो प्लीज भर दीजिए, 14 नवंबर लास्ट डेट है, ठीक है? आइए अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि हम इसके अलावा क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले प्लीज आगे चलने से पहले मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, यस मैम हमें ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर है और ये थ्योरी हमने पढ़ ली है, आज से पहले हमने नहीं पढ़ी थी या हमारा ध्यान इस तक नहीं था। जो भी आपका फीडबैक है मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद ये करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछेगा। आइए अब मैं आपको एक छोटी सी थ्योरी और पढ़ा देती हूँ जो मैंने प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करते वक्त देखी, तो मुझे लगा क्यों ना ये भी आपको सिखा दी जाए, है ना? तो अगली थ्योरी का नाम है इंटरैक्टिव ट्रेनिंग मॉडल। आप बताइए, इंटरैक्टिव ट्रेनिंग मॉडल यानी कि अंतःक्रिया प्रशिक्षण का सिद्धांत किसने दिया? आपसे कभी पूछ ले अंत्यक्रिया प्रशिक्षण का प्रतिमान किसने दिया, तो जरूर याद रखिएगा एन ए फ्लेंडर की थ्योरी काफी बार पूछ ली जाती है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं या डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं, ये थ्योरी अक्सर पूछी जाती है क्योंकि ये टीचिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड एक मॉडल है, तो उम्मीद ये की जाती है कि आपको पता होगा। जब भी आप ट्रेनिंग प्रैक्टिस पर गए होंगे तब भी उम्मीद करती हूँ कि आपके टीचर्स ने बताया होगा, और नहीं बताया तो कोई बात नहीं, वो कमी मैं पूरी कर देती हूँ, ठीक है? सो पहला क्वेश्चन आपके पास ये बनता है कि एन ए फ्लेंडर ने इनमें से कौन सा सिद्धांत दिया। दूसरा क्वेश्चन वाइसे वर्सा आपसे पूछा जाता है कि इंटरैक्टिव ट्रेनिंग मॉडल किसने दिया, यानी कि अंत्यक्रिया प्रशिक्षण का प्रतिमान किसने दिया, तो आप कहेंगे एन ए फ्लेंडर ने दिया। अब ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि 1960 में दिया, इसके अलावा बाकी चीजें आपको जानने की जरूरत नहीं है। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसमें है क्या, इसमें समझना क्या है ना? तो चलिए, सबसे जरूरी चीज है कि इन्होंने एन ए फ्लेंडर ने एन ए फ्लैंडर, तो ए से याद रखिएगा एनालाइजिंग टीचर बिहेवियर, तो इन्होंने टीचर के बिहेवियर को एनालिसिस करने के लिए एक बुक लिखी, ठीक है? तो इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम ही क्या रख दिया, एनालाइजिंग टीचर बिहेवियर, यानी कि टीचर के बिहेवियर को एनालाइज करना। अब बेसिकली इनका कहना था कि जब भी क्लासरूम होता है, एक टीचर जब अपनी प्लानिंग करके जाता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करके जाता है, तो क्लास में 3 तरह का इंटरेक्शन होता है। कितने तरह का इंटरेक्शन होता है बताइए? 3 तरह का। सबसे पहला उन्होंने कहा टीचर्स टॉक यानी कि अध्यापक कथन, दूसरा उन्होंने कहा प्यूपिल्स टॉक यानी कि छात्र कथन, और तीसरा उन्होंने कहा कि भ्रांति और मौन यानी कि आप उसे बोलेंगे कंफ्यूजन। अब ध्यान से समझिए, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि भाई अंत्यक्रिया प्रशिक्षण का प्रतिमान किसने दिया, एन ए फ्लेंडर ने। अगला क्वेश्चन बना दिया कि एन ए फ्लेंडर का सिद्धांत किसने, एन ए फ्लेंडर ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो आपने कहा अंत्यक्रिया वर्ड याद रखिएगा, इंटरैक्टिव ट्रेनिंग मॉडल याद रखिएगा, ठीक है? तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास बनता है कि एनालाइजिंग टीचर बिहेवियर किताब किसने लिखी, तब आप आंसर दे देंगे एन ए फ्लेंडर ने लिखी। करेक्ट? यहां तक सब कुछ समझ में आया? पक्का? अच्छे से दिमाग में बैठ रहा है? चलिए आगे सुनिए, एक जरूरी चीज यहां से पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आया था वही बता रही हूँ एज इट इज, कि एन ए फ्लेंडर के अनुसार या एन ए फ्लेंडर की थ्योरी के अनुसार इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है, ठीक है? तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 3 शामिल हैं, जो चौथा होगा वो आंसर है ना। अब देखिए, टीचर्स टॉक क्या होता है, अध्यापक कथन क्या होता है, इंटरेक्शन क्या होता है, इंटरेक्शन मतलब बातचीत। जब हम
कक्षा का माहौल प्रजातांत्रिक बनाते हैं, डेमोक्रेटिक बनाते हैं, जहां हमारा बच्चे के लिए पढ़ाई है, बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हैं हम लर्निंग में, उसको बिल्कुल सक्रिय रख रहे हैं, है ना, चाइल्ड सेंटर लर्निंग हो रही है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टीचर्स टॉक में क्या आ जाता है। तो आप कहेंगे कि मैम टीचर कब बोलता है? सबसे पहले जब वो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को चेक करता है, ठीक है, तो पीके टेस्टिंग के दौरान। दूसरा, वो बच्चों को जब किसी चीज को एक्सप्लेन करता है तब बोलता है। जब उसे किसी भी तरह का फीडबैक लेना होता है, प्रतिपुष्टि लेनी होती है, वो तब बोलता है ना। और सबसे जरूरी चीज कि जब वो बच्चों को इवैल्यूएट करता है, यानी कि मूल्यांकन करता है, तब हमेशा वो क्या करता है बेटा? तब वो हमेशा बोलता है। तो इंटरेक्शन में टीचर कथन क्या होगा, टीचर्स टॉक क्या होगा? तो आप कहेंगे मैम ये सब टीचर्स टॉक होगा, जो टीचर बोलने का कार्य करता है, ठीक है। तो आपने कहा क्या क्लास में बच्चा बोलता है? मैंने कहा जी बिल्कुल बोलता है। कब बोलता है वो ध्यान से समझ लेते हैं। इन्होंने कहा कि जी बच्चा बोलता है सबसे पहले जब वो जिज्ञासु होता है, यानी कि क्यूरोसिटी पे। जब वो क्या होता है बेटा? क्यूरोसिटी पे। दूसरा बेटा वो कब बोलता है? तो आप कहोगे कि मैम वो बेसिकली अगर हम बात करें जब उसका कोई डाउट होता है ना, तो डाउट या जिज्ञासा को हम एक में रख सकते हैं। दूसरा, जब भी अध्यापक प्रश्न पूछेगा तो उत्तर देने के लिए, है ना, उत्तर देने के लिए बच्चा जो है वो हमेशा बोलेगा। तो यूजुअली आप कह सकते हो कि जब बच्चा जिज्ञासु होता है, जब बच्चे का कोई भी डाउट होता है, ठीक है, बच्चे जब भी उससे जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देने के लिए, तो बच्चे आपस में चर्चा में शामिल किए जाते हैं, तब बच्चे जो है वो बोलते हैं। और इनके अनुसार होना भी ऐसे ही चाहिए, ठीक है। जरूरी चीज कि जब अध्यापक बच्चों से पूछता है कि भाई बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो सब बच्चे एक साथ बोल देते हैं। और जब एक साथ बोलते हैं तो क्या टीचर आराम से उनकी बात को समझ सकता है? नहीं। जब बच्चे एक साथ उत्तर देंगे तो कहीं ना कहीं कक्षा में क्या होगी? भ्रांति होगी, कंफ्यूजन होगी, राइट। और जब टीचर कहेगा अरे रुको चुप, वन बाय वन एक एक करके आंसर दो, तो सारे चुप बैठ जाएंगे। तो टीचर कहेगा कि अरे कोई तो बोलो, अब सारे चुप हो गए, या तो सारे ही बोल रहे थे, क्लास में कंफ्यूजन हो गया था, या सारे ही चुप हो गए। तो तीसरा इंटरेक्शन का पार्ट यही होता है कि जब सारे एक साथ बोलते हैं तो उसे कंफ्यूजन कहते हैं। क्लास में कंफ्यूजन की परिस्थिति जो है वो, भ्रांति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। और जब भी हम बात करेंगे कि भाई टीचर सबको चुप रहने के लिए बोलता है कि भाई चुप, वन बाय वन बताओ, तब क्लास एकदम क्या होती है? सन्नाटा हो जाती है, यानी कि चुप हो जाती है। अपना समय याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी बताइएगा, ठीक है जी। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको दोनों थ्योरीज बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना जी। और अगेन मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगी कि आज समय के अभाव में सोचती ये हूँ कि शायद आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे, यानी कि सॉरी मेरी सिचुएशन समझेंगे और मुझे माफ कर देंगे, ठीक है। लेकिन कंटेंट उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज ही लूसेंट लाइव ऐप डाउनलोड कीजिए और फटाफट से टेस्ट सीरीज या पेड बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपने कहीं से भी पढ़ाई कर रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरु 365 शिक्षा का एक नया आयाम मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आई हूँ। आप हमारे साथ जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए, नो वरीज, ठीक है। सो मुलाकात होगी कल सुबह 8 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास में, फिर 4 बजे इंग्लिश की क्लास और रात 9 बजे हमारी सीडीपी की क्लास। जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज की थ्योरी, आज का कंटेंट आपको कैसा लगा। और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। हैव अ हैप्पी टाइम एवरीवन, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।